फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पूरे टॉपिक में या पूरे चैप्टर में 3 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वन इज इंड AS 109 जो सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट के एस्पेक्ट को कवर करेगा, मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड सारा डिस्कशन 109 से होगा। नेक्स्ट वन इज इंड AS 32, ये बताएगा बैलेंस शीट P&L वगैरह में हम लोग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड आइटम्स का या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। एंड वन इज अबाउट डिस्क्लोजर्स, जो इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर्स वगैरह होता है उसको लेकर के इंड AS है। तो 3 इंड AS को पढ़ लेने से इंड AS आप इंड AS मतलब आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड सारे डिस्कशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही नया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सॉलिड वाला इंड AS है। बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों को इस चैप्टर से मिलेगा। तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते किसको हैं। द आइडिया इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फिनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड फिनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी। मतलब एक बंदा जो बायर है, जो होल्डर है, जिसने खरीदा है, जिसने पैसे लगाए हैं, उसके लिए फिनेंशियल असेट होना चाहिए, और जो पैसा लिया है मान लो उसके लिए फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। मतलब एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिससे एक बंदे की बैलेंस शीट में एक फिनेंशियल असेट और दूसरे बंदे की बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी या इक्विटी, फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी अराइज होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर जाओगे ना तो डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब किसी ने किसी को क्रेडिट में माल बेचा तो जिसने बेचा उसकी बैलेंस शीट में डेटर है, जिसने खरीदा उसकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है। डेटर इज ए फिनेंशियल असेट, क्रेडिटर इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी। तो सर हम लोगों को तो अभी फिनेंशियल असेट, फिनेंशियल लायबिलिटी का भी बेसिक आइडिया नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दूंगा। अभी आप मान के चलो ना ये फिनेंशियल असेट, फिनेंशियल लायबिलिटी है, डेटर, क्रेडिटर। अब दूसरा एग्जांपल है, देखो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। जिसने खरीद रखा उसके लिए फिनेंशियल असेट, जिसने इशू कर रखा उसके लिए फिनेंशियल लायबिलिटी। तीसरा एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। जिसने खरीदा उसके लिए फिनेंशियल असेट, जिसने इशू कर रखा है उसके लिए इक्विटी। इक्विटी कैपिटल इज पार्ट ऑफ इक्विटी। तो इस तरह की चीजों के बारे में आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ओके, सो मेरा थर्ड पैराग्राफ है कि फिनेंशियल असेट किसको बोलेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यह फिनेंशियल असेट है। मैंने 6 पार्ट में, इंस्टीट्यूट ने 5 पार्ट में, मैंने 6 पार्ट में इसको कवर किया है। फिनेंशियल असेट इज कैश। फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ, मतलब फिनेंशियल असेट का डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये चीजें फिनेंशियल असेट कहलाएंगी। ओके, तो कैश इज अ फिनेंशियल असेट। इजी है, कैश को समझाने की जरूरत नहीं है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, सो दैट इज ए फिनेंशियल असेट फॉर मी। A contractual right that give rise या that a contractual right to receive cash or to receive another financial asset। अगर मेरे पास कोई contractual right है कि उसकी वजह से मेरे को पैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल sundry debtors। तो अगर मैंने किसी को क्रेडिट में माल बेचा तो डेटर पैदा हुआ, एंड डेटर मीन्स इट्स ए contractual right to receive cash। या ऐसा कोई राइट जिसके कारण मेरे को कैश तो नहीं कोई दूसरा फिनेंशियल असेट मिले, तो वो भी फिनेंशियल असेट कहलाएगा। मतलब ए फिनेंशियल असेट गिव्स राइज टू ए राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट। अब जैसे इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिबल डिवेंचर है, अगर मैं कन्वर्टिबल डिवेंचर में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास एक राइट है कि जब भी वो कन्वर्ट होगा मेरे को दूसरा शेयर मिलेगा, उसी कंपनी का इक्विटी शेयर मिलेगा, तो डिवेंचर विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्विटी शेयर। तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग in a debenture which is convertible in nature, then that is also a financial asset because that gives me a contractual right to receive another financial asset। और अगर मैं प्लेन वनीला डिवेंचर में इन्वेस्ट करता हूं, that gives me a contractual right to receive cash in the form of interest and principal। Similarly, a contractual right to exchange financial asset or financial liability with another entity under favorable terms and conditions। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कि हम
अपने किसी असेट या लाइबिलिटी को, आप अभी असेट के फॉर्म में चलिए, लाइबिलिटी का बात मत कीजिए, हम एक्सचेंज करके कोई दूसरा चीज ले सकते हैं जो जिसमें टर्म्स फेवरेबल हो। मतलब असेट के बदले मेरे को असेट मिले। फेवरेबल टर्म्स का मतलब होता है इंक्रीज इन असेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, तो मेरा जब भी वो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा तो बदले में मेरे को असेट मिलेगा। तो अगर असेट मिलेगा तो एक असेट बढ़ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल टर्म्स। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फिनेंशियल असेट अंडर फेवरेबल टर्म्स, वेरी सिमिलर जान पड़ेगा और सिमिलर है भी, तो आप घबराना मत। सिमिलरली अगर मैंने अपना ओन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर करके रखा है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को हम चाहेंगे तो हम अपना जो डिबेंचर नाम का लायबिलिटी है उसको गिरा सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को डिबेंचर के अगेंस्ट में कैंसिल करेंगे तो मेरा लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेवरेबल टर्म्स। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का जब बात आता है ना बेटा, तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, गुड। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट, गुड। Contractual right that reduces a financial liability, that will also do, because that is called favorable terms. उसके बाद देखो, अगर कोई नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है that gives us the right to receive variable number of our own equity share. If there is a non-derivative contract that gives us right, ये interesting है, to receive variable number of our own equity shares. ये भी फिनेंशियल असेट है। सर इसका एग्जांपल देके दीजिए। मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए दी, तो सर 1 लाख रुपए दिए तो वो आपको 1 लाख रुपए वापस करेगा, तो राइट टू रिसीव कैश है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, लोन है, तो फिनेंशियल असेट हो गया। पूरा सुनो, मैंने किसी को 1 लाख रुपया दिया और मैंने उसको बोला कि तुम मेरे को आज के 3 महीना बाद मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर दे देना। उसके पास मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स है। 3 महीना बाद मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर के जितने भी दाम रहेंगे बाजार में, आज 120 रुपया दाम है, उस वक्त जितना भी दाम रहेगा, अगर 100 रुपया दाम रहेगा तो तुम मेरे को 1000 शेयर दे देना, अगर 200 रुपया दाम रहेगा तुम मेरे को 500 शेयर दे देना, अगर 40 रुपया दाम होगा तो तुम मेरे को 2500 शेयर दे देना। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम लोग इसको नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बिकॉज सीधे हम लोन दे के रखे हैं। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो, फ्यूचर्स, ऑप्शंस वगैरह को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाले डिस्कशन को थोड़ा बाद में कर लेना, अभी नॉन डेरिवेटिव खाली सुन लो। तो अगर मैंने किसी को पैसे दिए, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बदले में मेरे को मेरी ही कंपनी का अगर इक्विटी शेयर मिलने वाला है, और अगर वेरिएबल नंबर में मिलने वाला है, क्या बोला, अगर वेरिएबल नंबर में मिलने वाला है, तो दैट लोन, दैट मनी गिवन, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिनेंशियल एसेट। मतलब नंबर मेरे को पहले से पता नहीं है। और यही अगर मैं बोलूं मैंने किसी को 1 लाख रुपया दिया और मैं उसको बोलूंगा तू मेरे को 2500 शेयर दे देना 3 महीना बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ना ये फिनेंशियल एसेट नहीं है, ये इक्विटी ट्रांजैक्शन है। अपने ओन इक्विटी शेयर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाला है और फिक्स्ड अमाउंट जाने वाला है या गया हुआ है और फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर आने वाला है, उल्टा भी चलेगा, फिक्स्ड अमाउंट जाने वाला है, शेयर आने वाला है, या फिक्स्ड अमाउंट आने वाला है और शेयर जाने वाला है, तो हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास कर लेता है तो फिर उसको फिनेंशियल असेट, फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोलते, उस ट्रांजैक्शन को इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो सर इक्विटी बोलते हैं तो फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में मुन्ना अभी वक्त है, अभी खाली फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन सुनो। ओके, तो मैंने आपको बोला इफ देयर इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट that gives us right to receive variable number of our own equity share, then that is a financial asset. Example मैंने दिया, A Limited gives 200 करोड़ रुपया to Manoj, contracted to receive money back in the form of equity share of A Limited itself after 2 years at the market price per share at the end of 2nd year.
तो क्योंकि उस वक्त मार्केट प्राइस जितना रहेगा, जो एग्जांपल मैंने आपको 1 लाख रुपए वाला दिया, यहां 2 करोड़ लिखा हुआ है, तो उस वक्त जितना मार्केट प्राइस होगा, अगर मार्केट प्राइस कम हुआ तो ए लिमिटेड को ज्यादा शेयर मिलेंगे, ए लिमिटेड वाले। अब आप बोल सकते हो सर इसमें तो बाईबैक हो जाएगा ना, वो डिस्कशन यस है, बाईबैक हो जाएगा, बट हम लोग उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। दैट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, दैट नॉट अ फाइनेंशियल असेट। फिर उसी एग्जांपल में मैंने बोला देखो, हाउएवर इफ मनोज विल पे ए लिमिटेड बाय गिविंग 5 करोड़ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर आने वाला है, देन दैट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। इक्विटी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे होगा बाद में डिस्कस होगा, फिनेंशियल असेट का अकाउंटिंग कैसे होगा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सर अभी तक आप ए बी सी डी ई में जो 5 बातें बोले, एक बार वापस बोलिए ना। हम बोले ए फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश, फिर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, फिर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्चुअल, एक तो मैंने बीच में और बोला इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज इक्विटी शेयर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, फिर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज आवर फिनेंशियल असेट अंडर फेवरेबल टर्म्स, और फिर मैंने बोला नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले मेरे को वेरिएबल नंबर ऑफ माई ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है। ये 5 चीज मैंने आपको बोला। धीरे धीरे आप इनके एग्जांपल्स देखोगे, मल्टीपल टाइप के सम्स देखोगे, आपको और क्लैरिटी आता जाएगा। एक और चीज है, आप अभी सुन के रख लो, डिस्कशन मैं इसका बाद में फिर करूंगा। क्या है देखो, a derivative contract which will be settled other than by exchange of fixed amount of cash for a fixed number of our own equity shares। अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन है, कोई फ्यूचर है, कोई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव नाम तो सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी डेरिवेटिव्स के बारे में होगा। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए ना ऑप्शन ही है, ठीक है, ऑप्शन मैंने खरीद के रखा है, मान लो कोई मेरी कंपनी का ओन इक्विटी शेयर का मान लो मैंने ऑप्शन खरीद के रखा है। अगर इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट के वक्त फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपया मेरे पॉकेट से जाएगा और फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरी पॉकेट में आएगा, मेरी अपनी कंपनी का, तो फिर वो फिनेंशियल असेट नहीं है, वो इक्विटी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अदर देन, माइंड माय वर्ड्स, अगर नंबर ऑफ शेयर और पैसा दोनों फिक्स्ड है आना जाना, तब वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है, और दोनों में एक भी लेग अगर वेरिएबल है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड ए फाइनेंशियल असेट और ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। असेट मतलब तुमने पैसा लगाया तो वो असेट है, और तुमको पैसा मिला तो वो लायबिलिटी है, वो तो नॉर्मल इजी सा बात है। अब मैंने यहां पे देखो एक्सप्लेन भी किया, दिस टेस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। इफ वी विल पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एंड गेट फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर इन फ्यूचर, देन इट विल बी एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। If any of the two is variable, then it will be a financial asset। अब आप इसको ना एक बार समरी में आप ऐसे करके बोलो कि सर आप एक बार फिनेंशियल असेट को दोबारा से खाली नाम से याद दिला दीजिए। तो मैंने बोला फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, और फिनेंशियल असेट छोड़ो ना, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज आवर फिनेंशियल असेट अंडर फेवरेबल टर्म्स, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले मेरे को वेरिएबल नंबर ऑफ माई ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि फिक्स्ड नंबर ऑफ कैश और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर का लेन देन नहीं होगा, दोनों में से एक चीज वेरिएबल होगा। सो ये 6 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, ये सब फिनेंशियल असेट की कहानी बयान करते हैं। ओके, अब आइए फिनेंशियल लायबिलिटी का डिस्कशन। सब कुछ सेम टू सेम है, जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है उसकी जगह कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, और कैश इसमें हो नहीं सकता। बाकी आप पढ़िए मेरे साथ, देखिए, A financial liability comprises the following. It is a contractual obligation to pay cash. It is a contractual obligation to exchange
अनदर फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लाइबिलिटी अंडर अनफेवरेबल टर्म्स। अनफेवरेबल टर्म्स होगा मतलब कुछ जाएगा, असेट जाएगा या लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो दैट इज लाइबिलिटी। अनफेवरेबल टर्म्स मीन्स असेट जाएगा, समझ लो अनफेवरेबल टर्म्स। सी ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स द एंटिटी टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स, सेम चीज है। और ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाय इशूइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। हम लोग इसको ऑप्शन सेलिंग से समझेंगे थोड़े समय के बाद। ऑप्शन अगर मैं अपने इक्विटी शेयर का सेल करता हूं, अपने इक्विटी शेयर का अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूं, इट्स ए फिनेंशियल लायबिलिटी प्रोवाइडेड फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास नहीं हो। और अपने इक्विटी शेयर का अगर मैं ऑप्शन बाई करता हूं, इट्स ए फिनेंशियल असेट। डेरिवेटिव वाले को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी चीजों को आप पहले समझो। तो अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, तो क्रेडिटर हुआ, तुम्हारा मान लो लोन हुआ, तुम्हारा मान लो डिबेंचर हुआ। सो दे आर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फिनेंशियल असेट, मान लीजिए किसी से मैंने लोन लिया और मैं बोला उसके बदले मैं तेरे को 2 लाख रिलायंस का इक्विटी शेयर दे दूंगा। पैसा मैंने उससे लिया, मैं बोला 2 लाख इक्विटी शेयर रिलायंस का दे दूंगा। तो मैंने पैसा लिया तो लायबिलिटी है और बदले में मेरा एक फिनेंशियल असेट चला जाएगा। सो दैट इज चला जाएगा इज अनफेवरेबल टर्म्स। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले मैं अपना इक्विटी शेयर दूंगा वेरिएबल नंबर में, मान लो मैंने किसी से 200 करोड़ रुपए लिया और मैं बोला मैं अपना इक्विटी शेयर दूंगा 2 साल बाद, उस समय जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप अगर असेट का डेफिनेशन सीख गए ना, लायबिलिटी का डेफिनेशन डिट्टो है। और असेट और लायबिलिटी आप समझते हो, असेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। किसको असेट किसको लायबिलिटी बोलते, दैट्स एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। तो once you understand the definition of financial asset, you will easily understand the definition of financial liability. And इसका डिस्कशन बार बार आएगा, डोंट वरी। पूरे चैप्टर में अभी तो डेफिनेशन खाली सुन रहे हो, इतना जल्दी से याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सुनोगे ना आपको याद होता जाएगा। सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इक्विटी। मैंने लिखा एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एंटाइटल्स इट्स होल्डर्स टू द रेसिजुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके पास जो शेयर होता है उसको इक्विटी बोलते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में जिसको हम लोग इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, रिजर्व सरप्लस बोलते हैं, ये सब मिलाकर के इक्विटी होता है। तो एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको इक्विटी शेयर बोलते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी है और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ए फिनेंशियल असेट। तो इक्विटी का कहानी यही है कि जो भी इक्विटी होल्डर होता है उसको कंपनी की नेट असेट में हिस्सा मिलता है। एन इक्विटी ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी टू रिकॉर्ड। कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो जितना पैसा उसको मिलता है वो इक्विटी में रिकॉर्ड कर लेती है और उसमें फिर फर्दर कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर का दाम बढ़ा गिरा कुछ भी हुआ, कंपनी अपनी बैलेंस शीट में अपने इक्विटी कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करती। इसलिए मैंने लिखा, बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग, इट इज वेरी इजियर टू रिकॉर्ड इक्विटी बिकॉज नो फर्दर मूवमेंट इन इट्स बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फेयर वैल्यू चेंजेस। और अगर इक्विटी शेयर इशू करने में कोई प्रीमियम मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो भी इक्विटी के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। और अगर कोई खर्चा वर्चा भी लगता है तो भी इक्विटी से ही लेस कर दिया जाता है। तो इक्विटी का रिकॉर्डिंग करना रिलेटिवली सबसे इजी होता है। मैं एक बार आपके लिए वापस से पढ़ देता हूं, आप पैराग्राफ को सुन लो। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एंटाइटल्स इट्स होल्डर टू द रेसिजुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द एंटिटी। An equity transaction is very easy to record. It is recorded under equity and no further movement in its balance is required for fair value changes. Even other related transaction costs are also adjusted against equity. छठा डिस्कशन है कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। सर हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई नया चीज नहीं है। इंड एस 32 का ये बोलना है, 32 का हम लोग 32 जब भी बैलेंस शीट में लिखने की बात आएगी 32 बोलेगा। इंड एस 32 का बोलना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लायबिलिटी दिखाना है, इट्स ए फिनेंशियल लायबिलिटी। सर हम लोग तो इंटरमीडिएट में इक्विटी में माने शेयर होल्डर्स फंड में दिखाते थे, सीए फाइनल में इंड एस में आप उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे।
फिनेंशियल लायबिलिटी है। सर क्यों? बिकॉज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। हम लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि जब रिडेम्पशन का वक्त आएगा रिडेम्पशन का पैसा देंगे, डिविडेंड का वक्त आएगा डिविडेंड का पैसा देंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हो प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे, दैट्स डन। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दोगे ना जी, और वो है तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ना। तो क्योंकि डिविडेंड पेमेंट करने का रिडेम्पशन प्रोसीड्स का कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होने वाला है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी नहीं बोल करके लायबिलिटी बोला जाता है। तो इस तरह से आप समझोगे। इक्विटी में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है। आज मेरे पास रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर है, मान लो 1000 इक्विटी शेयर रिलायंस का है, तो क्या हमको साल में 30,000 रुपया वो लोग देने वाला है? क्या हमको 5 साल के बाद 2 लाख रुपया देगा वो लोग? नहीं, कुछ नहीं देगा वो लोग, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। डिविडेंड जब डिक्लेयर करेगा हमको डिविडेंड मिलेगा, दैट्स डन। बट दे डू नॉट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डू नॉट हैव एनी और डजंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। बट अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो RIL has a contractual obligation to pay dividend, contractual obligation to redeem my preference share and give me cash on account of redemption. इसलिए preference share capital is a liability और equity share capital is an equity for the issuer company. अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई डिबेंचर क्या है सर इश्यूअर कंपनी के लिए, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी है, फिनेंशियल लायबिलिटी है। सर कैसे? कंपनी ने पैसे लिए, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करके पैसा लेगी तो कंपनी क्या एंट्री मारेगी बोलो? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। मान लो 2 लाख रुपए का एंट्री मारा कंपनी ने, तो एंट्री तो ठीक है, ये तो बैंक है, ये तो एक अलग से फिनेंशियल असेट है कैश। ये क्या है सर? इसमें हम लोगों को साल में, मान लो हम लोग का कंपनी है, इसमें सर साल में हम लोगों को 20,000 रुपया का डिवेंचर इंटरेस्ट देना है होल्डर लोगों को और 5 साल बाद 2 लाख रुपया लौटाना है। सो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, सो डिवेंचर इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी। अगर कोई इन्वेस्टर की बुक्स बना रहे होते तो इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज ए फिनेंशियल असेट फॉर एन इन्वेस्टर। तो ये धीरे 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 करके जब आप असेट के डेफिनेशन को दोबारा पढ़ोगे, लायबिलिटी के डेफिनेशन को दोबारा पढ़ोगे, तो मोर 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 करके क्लियर होता जाएगा। अब सर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक असेट, देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिनेंशियल असेट के डेफिनेशन में क्या क्या 6 चीज आता है, फिनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में क्या क्या 6 चीजें आती हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं, और प्रेफरेंस कैपिटल कैसे फिनेंशियल लायबिलिटी होता है। यहां तक हम लोगों ने कवर किया और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन कवर किया अगर बोलो तो, यस और नो। तो सर अब क्या करना है? अच्छा प्लीज, अभी अगर कोई चीज आपको बैक ऑफ द माइंड रहा नहीं, कुछ भूल भाल जा रहे हो, लग रहा है कि बार बार जाके पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, तो ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जब ये इंडेस आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपका एक एक चीज करके क्लियर होता जाएगा। ओके, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेंशियल असेट की अकाउंटिंग प्रोसेस को। मतलब आप ये समझो कि जो फिनेंशियल असेट, हमारे पैसे लगे और हमको कोई असेट मिला, ठीक है, और वो मान लो फिनेंशियल असेट है, एनी ऑफ दो 6 में आता है, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। बात को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिनेंशियल असेट, वैसे मान लो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ अनदर कंपनी, लोन गिवन टू समबडी, डेटर्स, ये सब तो फिनेंशियल असेट है ना मुन्ना। इनका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है उसको डिस्कशन करने का अभी मेरा एजेंडा है। बिफोर डिस्कसिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल असेट्स, आपको समझना पड़ेगा कि फिनेंशियल असेट कितने तरह के होते हैं एज पर इंड AS 109। द आंसर इज फिनेंशियल असेट 3 तरह का होता है। पहला, ए फिनेंशियल असेट विच इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अभी आप सिर्फ नाम पे दिमाग लगाना, ठीक है, अभी आपको तुरंत सब कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। दूसरा है फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस,
और तीसरा है फिनेंशियल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो 3 फिनेंशियल एसेट होता है, वन विच इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, वन विच इज मेजर्ड एट एफवीटीपीएल एंड वन विच इज मेजर्ड एट एफवीटीओसीआई। हम लोग इस 3 तरह के फिनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग प्रोसेस को सीखेंगे, बट पहले सीखेंगे कि व्हेन ए फिनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, व्हेन ए फिनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट एफवीटीपीएल एंड व्हेन इट इज मेजर्ड एट एफवीटीओसीआई। ठीक है, इसको आपको सीखना होना तो आपको 2 पार्ट में सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास इक्विटी बोल करके फिनेंशियल एसेट है, माने इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, तो उसको अलग स्टाइल से पढ़ना है। और डिवेंचर है अगर दूसरी कंपनी का, डेट है मान लो, तो उसको थोड़ा अलग टाइप, अलग से मेरा मतलब है मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट इक्विटी में थोड़ा इजी डिस्कशन है, बॉन्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सर पहले इक्विटी बात करिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अगर मेरे पास है तो इंड एस 109 का बोलना है ऑल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बाय डिफॉल्ट आर एफवीटीपीएल। सर एफवीटीपीएल का ही तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई समझ में आएगा ना, हम हैं ना, वेट तो करो। तो कहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर करके रखे हो ना तो बाय डिफॉल्ट वो एफवीटीपीएल है। करना क्या है, अकाउंटिंग क्या होगा हम पढ़ाएंगे। एंड दूसरा, अगर आप इररिवोकेबल इलेक्शन कर लेते हो, मतलब आप अपने मन में ये डिसाइड कर लेते हो और वो डिसीजन इररिवोकेबल होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को एफवीटीओसीआई बना के रखना चाहते हो, सुन रहे हो, तो आप उसको एफवीटीओसीआई बना सकते हो, लेकिन ये इररिवोकेबल इलेक्शन बिगिनिंग में होना चाहिए। सर ये तो डिफिकल्ट टाइप का लेक्चर है, कोई वरी नहीं, एकदम समझ में आएगा। तो शुरुआत में समझो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आर नॉर्मली एफवीटीपीएल आइटम्स, उनका क्लासिफिकेशन एफवीटीपीएल होगा। बट इफ द इन्वेस्टर डिसाइड्स और इन्वेस्टर मेक्स एन इररिवोकेबल इलेक्शन at the beginning or at the inception, then the investment in equity share can be FVTOCI. ओके, अब आइए बॉन्ड में, डिबेंचर में, लोन में जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कर रखा है कोई कंपनी में, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो तीनों हो सकता है। तीनों मतलब वो इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला भी हो सकता है, एफवीटीपीएल वाला भी हो सकता है और एफवीटीओसीआई वाला भी हो सकता है। इक्विटी में जैसे 2 ही पोजीशन है, आइदर एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई। एफवीटीपीएल नॉर्मल है, एफवीटीओसीआई इररिवोकेबल इलेक्शन से होगा। पर बॉन्ड में तीनों हो सकता है। और ये तीनों कैसे होता है, इसको समझने के लिए 2 ठो टेस्ट है, एंड दोस टेस्ट आर कॉल्ड CCFC टेस्ट एंड BM टेस्ट, बिजनेस मॉडल। पहले टेस्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट? ये टेस्ट बोलता है कि द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऑफ द फिनेंशियल एसेट, डिबेंचर नाम का जो फिनेंशियल एसेट है उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है, दैट गिव्स राइज टू कैश फ्लोज टू अस ऑन स्पेसिफाइड डेट्स which are solely the payment of principal and interest। अगर ये सच है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। सर ये तो ऑब्वियस है, अगर हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो साल में एक बार हमको 10 रुपया मिलता है फिक्स्ड डेट पे, और बाद में हमको रिडेम्पशन का पैसा मिलता है 5 साल के बाद 100 रुपया। तो फिक्स्ड डेट पे सर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मिलता है, और वो जो पैसा मिलता है वो कोई कंपनी की प्रॉफिट का शेयर नहीं है, वो सोलली मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट है। तो अगर ऐसा है तो आपका बॉन्ड ने CCFC टेस्ट पास किया है, टेंशन मत लो, वो बॉन्ड है। लेकिन वही अगर इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉफिट का शेयर देता है तो CCFC टेस्ट फेल हो गया, बिकॉज जो पेमेंट आपको मिल रहा है दैट इज नॉट सोलली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। If the payment is solely the payment of interest and principal, then only the CCFC test is passed and the bond will be called a debt instrument. Yeah, the instrument will be called a debt instrument. If you are getting share of profit, then that fails CCFC test.
यू कांट कॉल इट ए डेट इंस्ट्रूमेंट। आगे बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है कि कंपनी ने, ध्यान से रखना, जिस इन्वेस्टर ने, कंपनी मतलब इन्वेस्टर, जिस इन्वेस्टर ने उस असेट को होल्ड किया है, उसके बिजनेस मॉडल का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि वो उसको क्यों होल्ड किया है आपको पता करना है। मतलब ये कि मैं अगर ढंग से इस चीज को पढ़ूं कि बिजनेस मॉडल टेस्ट इज एन असेसमेंट of the objective of the business model of the own entity to hold the asset, कि why are you holding the asset। ये जो why are you holding the asset का जो आंसर है ना, ये बतलाएगा कि आपका असेट अमोटाइज्ड कॉस्ट वाला क्लासिफिकेशन में जाएगा कि एफवीटीपीएल वाले क्लासिफिकेशन में जाएगा कि एफवीटीओसीआई वाले क्लासिफिकेशन में जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो सर बताइए, अब ये बिजनेस मॉडल टेस्ट जो है वो तीन तरीके से डिजाइन हुआ है कि आई एम होल्डिंग द असेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। मतलब सारा इंटरेस्ट जो कंपनी मेरे को देगी, आई एम अ बॉन्ड होल्डर, तो कंपनी जो सारा इंटरेस्ट देगी और प्रिंसिपल लौटाएगी, हम बॉन्ड को उतना दिन तक होल्ड करेंगे। मेरा मन ये है कि मेरा बिजनेस मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आई विल बी होल्डिंग इट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। दूसरा बिजनेस मॉडल है आई एम होल्डिंग द एसेट बोथ फॉर कलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एज वेल एज सेलिंग इट। मतलब मेरा दोनों मन है। अब तुम बोलोगे सर दोनों एक साथ तो नहीं मिल पाएगा कि आपको 5 साल का ब्याज भी मिल जाएगा और प्रिंसिपल भी लौटा देगी कंपनी और आप बेच भी देंगे। नहीं, आइदर और है। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रख भी सकता हूं, मैं बेच भी सकता हूं। और तीसरा बिजनेस मॉडल है आई एम होल्डिंग द एसेट फॉर सेलिंग इट। मेरा मॉडल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का है ही नहीं, मेरा बिजनेस मॉडल है कि मेरे को बेचना ही है। अब इस पे ध्यान से सुनना, अगर मेरा बिजनेस मॉडल बेचने वाला है देन माई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट विल बी एफवीटीपीएल। अगर मेरा बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का है देन मैं एसेट को अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिखूंगा। और अगर मेरा बिजनेस मॉडल दोनों का आइदर और मैं कुछ भी कर सकता हूं, दैट मीन्स मैं बॉन्ड को एफवीटीओसीआई में डालूंगा। सर बहुत सारा लेक्चर बहुत जल्दी हो जा रहा है। नहीं सर, इतना तो जल्दी आपको पढ़ना ही होगा। देखो मैंने नीचे लिख करके दिया, ए डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज अमोटाइज्ड कॉस्ट अगर दैट डेट इंस्ट्रूमेंट गिव्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, जो सीसीएफसी टेस्ट पास करेगा, एंड बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, दैट इज वी विल होल्ड द एसेट टिल मैच्योरिटी। A debt instrument will be classified as FVTOCI if the asset gives contractual cash flows and the business model is to collect the cash flows as well as selling it, जो मैंने आपको बोला ऊपर में। अदरवाइज अगर मैं बेचने के लिए खाली होल्ड करता हूं, ऑल अदर डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज एफवीटीपीएल। तो अगर मैं इसको समरी वाइज करके दूं तुमको कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को ज्ञान दीजिए, कैसे क्लासिफिकेशन होगा, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा एफवीटीपीएल, याद आ रहा है। और इरिवोकेबल इलेक्शन करने की मेरे को तो एफवीटीओसीआई पे मेजर करना है, तो फैंटास्टिक कर सकते हो। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हो तो अमोटाइज्ड कॉस्ट, आपको नहीं पता आप कुछ भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, बेच भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एफवीटीओसीआई। और अगर आपको बेचने के लिए ही होल्ड करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो दैट मीन्स इट इज एफवीटीपीएल। बस ये कहानी है। समरी में आप इतना याद रख लो चल जाएगा। इतना बड़ा जो कहानी किए ना, उसका शॉर्टकट समरी है ये वाला। इसके बाद हम लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस सीखना है। अच्छा, वो क्लासिफिकेशन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी सीख लो। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एट अमोटाइज्ड कॉस्ट। मैंने आपको बोला 2 ही उसमें होता है, तीसरा होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर एफवीटीपीएल आइटम्स, बट इफ द एंटिटी makes an irrevocable election to measure the equity instrument at FVTOCI at the beginning, that can be classified as FVTOCI. Okay? एक लाइन और पढ़ते फिर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। फिनेंशियल लायबिलिटी के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एफवीटीपीएल और अमोटाइज्ड कॉस्ट। लॉजिक वही वाला ही है। फिनेंशियल लायबिलिटी का 2 ही क्लासिफिकेशन है, या तो वो एफवीटीपीएल होएगी या वो अमोटाइज्ड कॉस्ट होगा। फिनेंशियल लायबिलिटी में एफवीटीओसीआई नहीं होता।
आइदर इट विल बी मेजर्ड एट FVTPL और इट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और वो जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक तरीका है वो यही वाला है जो असेट में था। और अकाउंटिंग प्रोसेस फिनेंशियल लायबिलिटी का, जब आप असेट का सीखोगे, FVTPL का सीख जाओगे ना, तो असेट का जैसा होता है लायबिलिटी का भी प्रोसेस वैसा ही है अकाउंटिंग का। और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट सीख जाओगे ना, तो असेट का अकाउंटिंग जैसा लायबिलिटी का अकाउंटिंग भी वैसा ही होगा, बस डेबिट क्रेडिट का फर्क होता है। ओके, सो ये यहां तक 8 नंबर पैराग्राफ तक हमने फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन सीखा। असेट का पहले बताया, लायबिलिटी में 2 ही होता है, या तो लायबिलिटी विल बी FVTPL और द लायबिलिटी विल बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लायबिलिटी में FVT OCI नहीं होता। तो अब हम लोग ना अकाउंटिंग सीखेंगे FVTPL असेट वाला। अगर कोई मेरे पास FVTPL असेट है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ओके, सीखेंगे। अनुपम, पॉज। डिस्कस करेंगे बच्चों कि एक FVTPL असेट अगर है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। मतलब आप ये समझो कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVTPL है या बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट FVTPL है, कोई भी तेरा इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी तेरा फिनेंशियल असेट FVTPL है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। पहला, असेट को पहली बार फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि उसका परचेज प्राइस ही है और कुछ नहीं है। दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द असेट। मतलब अगर आपने 540 रुपये में रिलायंस खरीदा तो 540 रुपया विल बी दी फेयर वैल्यू, क्योंकि आपने खरीदा, एंड दैट विल बिकम योर कॉस्ट। उस पर आप लिख लोगे जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, चाहे STT लगे, ब्रोकरेज लगे, जो भी कुछ लगेगा, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। डिफरेंस समझो। इंटरमीडिएट में कॉस्ट फॉर्म्स पार्ट, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता था वो कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट बनता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाएगा। सिर्फ जो असेट के लिए पैसा दिए हो वही आपके असेट के कॉस्ट में ऐड होगा। उसके बाद जब जब बैलेंस शीट बनाओगे, जब जब रिपोर्टिंग डेट आएगा, असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना। माइंड द वर्ड FVTPL। हर बार असेट को ईयर एंड में, क्वार्टर एंड में, जब भी रिपोर्टिंग होगा, P&L माने फेयर वैल्यू पे मेजर करके प्रॉफिट लॉस को P&L में डालोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 540 में परचेज किया, 2 रुपया का ब्रोकरेज लगा, वो आपने P&L में पहले ही डाल दिया। ईयर एंड में 540 बिकेम 549, तो ये 9 रुपया भी आपको P&L में भेजना। अब आप बोलेंगे सर कंजर्वेटिज्म कहाँ गया? ये सब में कोई कंजर्वेटिज्म नहीं है। FVTPL में कोई कंजर्वेटिज्म नहीं है, सब गया तेल लेने के लिए। जो प्रॉफिट है, फेयर वैल्यू मूवमेंट हुआ P&L में डालो, लॉस हुआ P&L में डालो, प्रॉफिट हुआ P&L में डालो। और जब भी आप सेल करोगे, असेट को हटा दीजिए, गेन और लॉस ऑन सेल को भी P&L में। फॉर एग्जांपल अगले साल 549 का 560 में बेच दिए, तो 11 रुपया का प्रॉफिट आप और P&L में डाल दो, तो टोटल मिलाकर के देखो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बट 9 रुपया का प्रॉफिट पिछले साल के P&L में गया और 11 रुपया का P&L अगले साल के P&L, 11 रुपया का प्रॉफिट अगले साल के P&L में गया, क्योंकि आपने फिनेंशियल असेट को FVTPL पे मेजर किया। यही इसका सबसे खास बात है। अब इसमें आपको ना 1-2 चीज और सीखना है। क्या बोलो तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, ये एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में भी आपको देखने मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर लोग ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा रद्दी है, कमजोर है, बेकार है, तो ज्यादातर लोग ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। सर ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट T+1 में अभी काम करता है, या T+2 में मान लो काम करता है। अभी तो T+1 हो गया, बट T+2 में मान लो काम करता है। तो आप अगर आज के दिन मान लो 15 अप्रैल को कोई चीज परचेज करते हो, तो 17 अप्रैल को वो माल आपके घर में घुसता है और आपको पेमेंट भी 17 अप्रैल को करना पड़ता है। तो दिस इज ट्रेड डेट, दिस इज सेटलमेंट डेट, एंड देन ईयर एंडिंग डेट जो होता है वो तो ऑब्वियसली होता ही है रिपोर्टिंग डेट में। तो अब अगर आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे, ट्रेड डेट तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ट्रेड डेट आपका 15/4 है, तो 15/4 को पहली बार आप असेट लिख लीजिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में भेज दीजिए। 17/4 को आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप पेमेंट तो करेंगे नहीं, तो असेट अकाउंट डेबिट करके टू लायबिलिटी लिखना पड़ेगा। 17 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी लोग ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, वो 15/4 से लेके 17/4 के बीच का भी फेयर वैल्यू मूवमेंट को P&L में डालेंगे, क्योंकि सेटलमेंट डेट को भी रिपोर्टिंग डेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इफ समबडी फॉलोज ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम, देन पहली बार असेट ट्रेड डेट में रिकॉर्ड होएगी,
सेटलमेंट डेट के दिन रीमेजरमेंट होएगा फेयर वैल्यू का, और फिर रिपोर्टिंग डेट में जैसा होता जो आपको पहले पढ़ा है वो होएगा। तो सेटलमेंट डेट को भी एक रिपोर्टिंग डेट की तरह ट्रीट करना है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से दिखाऊंगा अभी। इफ ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोड, सेटलमेंट डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए रिपोर्टिंग डेट एंड द एसेट इज रीमेजर्ड ऑन दिस डेट। अकॉर्डिंगली गेन एंड लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस एग्जांपल को देखो, पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो 4 अप्रैल को आपने 460 में कुछ परचेज किया, 4 फरवरी को, सॉरी 7 फरवरी सेटलमेंट डेट है, 4 को आपने ट्रेड किया, 7 को आप पेमेंट करोगे, और 31 मार्च आपका ईयर एंडिंग है। तो 460 जब आप परचेज किए तो पहली बार आप 460 में असेट लिख दो और एक लाइबिलिटी लिख लो, क्योंकि पेमेंट अभी हुआ नहीं है। तो ब्रोकर के नाम से या पेएबल के नाम से लाइबिलिटी लिख लो, जिसका पेमेंट आप 2 दिन बाद कर देना, 3 दिन बाद कर देना। बट 460 से 478 जो 18 रुपया का प्रॉफिट है ना, ये आपको 7 तारीख को लिखना होगा। एंड देन 478 से 510 के बीच का जो प्रॉफिट है विच इज 32 रुपीज, वो आपको ईयर एंड में लिखना होगा। माने इस साल आपको 50 रुपया प्रॉफिट लिखना होगा, बट 18 रुपया 7 तारीख को और 32 रुपीज 31 मार्च को। फिर बेचने में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो अलग से लिखना है। तो सर सिस्टम बताइए जर्नल का। देखो सिंपल सिस्टम है। पहली बार आपने लिखा असेट अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट 460, बिकॉज दिस इज द फेयर वैल्यू, इतना में आपने परचेज किया, आप असेट डेबिट कर दो, लाइबिलिटी पेएबल है, पेमेंट अभी हुआ नहीं बोल के लाइबिलिटी लिख दिए। अगर पहला दिन पेमेंट हो गया होता, ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट सेम होता, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाता। 3 दिन बाद आप पेएबल टू बैंक लिखोगे, 460 ही पेमेंट करना है, क्योंकि यही आपका परचेज प्राइस है। आप ये मत समझना कि सेटलमेंट डेट में शेयर का दाम 478 तो हमको भी 478 पे करना है। नो, आपको पेमेंट 460 ही करना है, बस 3 दिन बाद करना है, बिकॉज सेटलमेंट 3 दिन बाद होगा। नेक्स्ट, सेटलमेंट डेट के दिन आप असेट को रीमेजर किए, असेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बिकॉज इट इज FVTPL का डिस्कशन हम कर रहे हैं। फिर पेएबल टू बैंक कर दिए, जो पेमेंट लाइबिलिटी खत्म हो गया, और उसके बाद फिनेंशियल असेट टू P&L जो 32 रुपीज का फर्दर मूवमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिए। ऐसे करके FVTPL की अकाउंटिंग चलती है। मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सर अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो, और मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन होता तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि ट्रेड डेट के दिन कोई एंट्री नहीं होती, सीधा सेटलमेंट डेट के दिन यानी 7 तारीख को ही पहली बार आप असेट लिखोगे, पेमेंट भी लिखोगे और प्रॉफिट भी लिखोगे। सर इसी सम को बताइए ना, अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम होता तो क्या क्या करना पड़ता। मैं आपको एक बार मिटा देता हूं इसको, फिर आपको बताता हूं। 4 तारीख को नो एंट्री, पीछे में सोल्यूशन में भी होगा जरूर, मैं बाद में देखूंगा। 4 तारीख को नो एंट्री, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि ट्रेड डेट के दिन कुछ नहीं करना आपको। अगर आप सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हो, और आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, ये रूल है इंड एस में। सीधे 7 तारीख को आप लिखोगे फिनेंशियल असेट को फेयर वैल्यू पे, 7 तारीख का फेयर वैल्यू है 478। सीधा लिखोगे टू बैंक, क्योंकि पेएबल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टू बैंक 460 ही होगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस 18। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर एंट्री समझ में आ गया 7 तारीख को ये करना है 7 फरवरी को, लेकिन सर इसमें भी तो वही हो रहा है, 4 तारीख और 7 तारीख का तीनों एंट्री को आप अगर मिला लोगे, 4 और 7 का तीनों एंट्री कॉम्बो बना लोगे, तो इन्वेस्टमेंट या फिनेंशियल एसेट 460, 478 टू P&L और टू बैंक की तो हो रहा है। अरे तो वो तो होना ही है, अरे बाबा। बट एंट्री 4 तारीख एंड 7 तारीख 2 बार अगर हो रहा है तो यू आर फॉलोइंग ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड एंट्री सीधा अगर 7 तारीख को आप कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके अच्छा, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम वालों को एक प्रॉब्लम भी होती है छोटी सी। वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मान लो 30 मार्च को कोई चीज परचेज किए, 30 मार्च को, 31 मार्च को ईयर एंड आया और 4 अप्रैल को सेटलमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम समझो, 30 मार्च को आप कुछ करोगे नहीं, सीधा 4 अप्रैल को प्रॉफिट लॉस लिखोगे, असेट भी लिखोगे, तो ये जो 30 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो ईयर एंड के बीच का जो मूवमेंट है उसका तो प्रॉफिट लॉस लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपने 460 में खरीदा, यहाँ पे 462 हो गया और यहाँ पे मान लीजिए 478 है। जानबूझ के मैंने फिगर वही रखा है, पर ये जो 2 रुपया का मूवमेंट है इसका अकाउंटिंग तो करेंट ईयर में ही करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग वालों को होती है, ट्रेड डेट वालों को नहीं होती।
तो जो लोग सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ना बेटा, उनको क्या करना पड़ता है, ये 2 रुपया का प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, अलग से। और उसको क्रेडिट तो 2P&L हो जाता है, डेबिट के लिए एक लेजर खोलना पड़ता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, जो फिर 4 तारीख को कैंसिल हो जाता है। सर कैसे एग्जाम्पल में करके दिखाइएगा? मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूं आपको, या इसी में दिखा देता हूं। 30 तारीख को कुछ मत करिए, 31 तारीख को आप लिख लीजिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 रुपया, 2P&L 2 रुपया, इस साल हो गया। फिर सीधे 4 तारीख को आप असेट को डेबिट कीजिए, तो फिनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट 478, टू बैंक आपको 460 ही देना है, टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2 रुपया खत्म कर दीजिए जो आपने डेबिट किया था, और फिर 2P&L 14 रुपीज का, 14 होगा ना, 16 होगा, 16। तो सर फिर 18 रुपीज का प्रॉफिट 2 साल में डिवाइड हो गया। लॉजिकली होना भी तो चाहिए ना, ऐसे होता है। एग्जाम्पल में मैं आपको फिर और दिखाऊंगा। एक बार मैं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम का वो रूल पढ़ लेता हूं। द एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द सेटलमेंट डेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन द सेटलमेंट डेट 478। पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड along with the profit and loss account of fair value movement between trade date and settlement date 18 रुपया। If year end comes in between the trade date and settlement date, then at the year end we have to record the fair value movement between trade date and year end date by debiting or crediting the fair value adjustment account, which will be cancelled on the date on which the asset is actually recognized। जो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया। तो रूल बता भी दिया, पढ़ भी लिए। आइए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। इधर देखो, मान लीजिए ट्रेड डेट 30 तारीख, ईयर एंडिंग 31, सेटलमेंट डेट 4 तारीख। 520 में खरीदा, ईयर एंड में 9 रुपया का प्रॉफिट है ईयर एंड में, और उसके बाद 11 रुपया का प्रॉफिट है, टोटल 20 रुपया का प्रॉफिट। देखो 520 से 529 का प्रॉफिट हुआ 9 रुपया फर्स्ट ईयर में और 11 रुपया नेक्स्ट ईयर में। अब एंट्री कैसे होगी देखो, जो अभी एग्जांपल दिए थे, 30 तारीख को नो एंट्री, 31 को 9 रुपया का मूवमेंट लिखना है 520 से 529 का, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2P&L। 4 तारीख को असेट रिकॉर्ड करना है, तो असेट विल बी रिकॉर्डेड एट 540 लिख दिए। टू बैंक 520, क्योंकि परचेज 520 में हुआ असेट, तो टू बैंक 520। टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैंसिल हो गई और 11 रुपया का P&L में प्रॉफिट लिख दिए। अनदर एग्जाम्पल, 6 तारीख परचेज 630, 9 तारीख सेटलमेंट, 31 मार्च का ईयर एंडिंग। तो 6 तारीख को आप बोलेंगे नो एंट्री, 9 तारीख को आपको असेट डेबिट करना है 611 में, लॉस लिखना पड़ेगा 6 और 9 के बीच का, दैट इज 19 रुपीज। टू बैंक 630 रुपया। देखें कहां पे सोल्यूशन है, ये रहा। 6 तारीख को नो एंट्री, 9 तारीख को असेट डेबिट हुआ 611, लॉस डेबिट हुआ 19, टू बैंक 630। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद 611 से 690 तक का जो प्रॉफिट है, विच इज 79 आई थिंक ना, 9 हाँ 79, वो आपको 31 मार्च को लिखना, फिनेंशियल असेट टू P&L 79। अब अगर आप नेट पे देखोगे ना, तो आपका फिनेंशियल असेट 611 प्लस 79 690 रुपया पे लिखा हुआ है, जो कि 31 मार्च का फेयर वैल्यू ही है। तो इसी को बोलते हैं फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू at every reporting date and difference goes to P&L, therefore it is called FVT P&L। अब आइए डिस्कशन करते हैं FVT OCI असेट का अकाउंटिंग कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस FVT PL वाला ही है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में नहीं जाता, असेट का पार्ट बनता है, जैसे आप इंटर में पढ़ते थे। 2, फेयर वैल्यू मूवमेंट जो भी होता है वो OCI में क्रेडिट होता है, P&L में नहीं जाता, OCI में। और जिस दिन आप माल बेच देते हैं, डिस्पोजल के दिन, जितना OCI में आपका गेन है वो P&L में जाके रिक्लासिफाई हो जाता है। तो सर P&L में माल जाएगा जरूर, लेकिन वो माल बिकेगा जिस दिन। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने खरीदा मान लीजिए 100 रुपया में,
ईयर एंड में 120 हो गया। मान लीजिए ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल खरीदा 100 में, ईयर एंड में मान ली, मैं एग्जांपल भूल गया फिर से बोल रहा हूं, खरीदा मान लो 100 में, ईयर एंड में 120 हो गया और एफवीटी ओसीआई है तो 20 रुपया ओसीआई में डाल दीजिए। फिर जब बेचे तो 140 रुपया हो गया तो और 20 रुपया ओसीआई में डाल दीजिए एक बार, फिर एक साथ ओसीआई को पीएनएल में भेज देंगे। तो पहला एफवीटीपीएल में असेट टू ओसीआई 20, फिर इधर में असेट टू ओसीआई 20, 40 हो गया, फिर ओसीआई टू पीएनएल माल बेच देंगे 140 रुपया में, ओसीआई टू पीएनएल हो जाएगा। तो जब तक प्रॉफिट होता रहता है, लॉस होता रहता है एफवीटी ओसीआई में, आप ओसीआई में क्रेडिट डेबिट करते रहेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और वंस द एसेट इज सोल्ड अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ओसीआई गोज टू पीएनएल। टोटल 40 रुपए पीएनएल में जरूर जाएगा, बट दैट इज ऑन द डेट ऑफ सेल, नॉट ईयर एंड पे। हाँ, इसमें एक सुंदर सा एक्सेप्शन है कि अगर आपका वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने इरिवोकेबल इलेक्शन करके एफवीटी ओसीआई बनाया था, ध्यान देना, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और आपने इरिवोकेबल इलेक्शन करके एफवीटी ओसीआई बनाया था, तब ये जो ओसीआई का 40 रुपया जो पीएनएल में जाता है ना, वो पीएनएल में नहीं जाकर के सीधे रिटेन्ड अर्निंग में यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट द स्टूडेंट शुड रिमेंबर। क्या एफवीटी ओसीआई वाला माल बिकने से ओसीआई का एक्यूमुलेटेड बैलेंस पीएनएल में चला जाता है, बट अगर एफवीटी ओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इरिवोकेबल इलेक्शन से बना हुआ है तो ओसीआई का बैलेंस पीएनएल में नहीं जाके सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग को हिट करेगा। अदरवाइज बाकी सारे एग्जाम्पल एफवीटीपीएल वाले और एफवीटी ओसीआई वाले सेम टू सेम है। जब तक असेट आपके घर में रहेगी, प्रॉफिट लॉस को ओसीआई में डालते रहिएगा, बेचते वक्त ओसीआई का एक्यूमुलेटेड बैलेंस पीएनएल में चला जाएगा। दी एंड। अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर असेट्स एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला कौन सा असेट होता है? इक्विटी शेयर तो हो नहीं सकता, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होगा, डिबेंचर वगैरह, जिसमें आपको असेट को मैच्योरिटी तक रखना है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में असेट मैच्योरिटी तक रहता है क्योंकि योर बिजनेस मॉडल टेस्ट सेज दैट यू विल होल्ड द असेट टिल मैच्योरिटी एंड यू विल कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। याद तो होगा। तो सर करना क्या है? सुनो, पहले असेट को रिकॉर्ड कर लेना है, ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, जो भी आपका लफड़ा है उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड कर लीजिए। बट असेट में आपका असेट का दाम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों मिला करके आपके असेट का कॉस्ट बनेगा। तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में तो खाली एफवीटीपीएल में ही जाता है। यस, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में दिस विल बिकम योर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए आपका आउटफ्लो हो गया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आपको जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश इनफ्लो मिलने वाला है उसका लिस्ट बना लीजिए। जो भी कैश इनफ्लो मिलने वाला है, मान लीजिए आपका आउटफ्लो हुआ 140 रुपया, इनफ्लो 5 साल में मिलेगा मान लो 20 20 20 20 20 और 170, जो भी अमाउंट आपको बोला। इन दोनों के बीच का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर बोलते थे, याद है? इंटरमीडिएट में निकालते थे, एफएम में निकालते थे, फाइनल में आप लोग एसएफएम में निकालते होंगे। तो आप एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए ट्रायल एंड एरर अप्रोच और इंटरपोलेशन करके। मैं यहां पे नहीं सिखाऊंगा, वो आपका सीखा हुआ है। और अब क्या कीजिए, एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाइए। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। 5 कॉलम का टेबल बनता है, बहुत ही सिंपल है। और अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से जो इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट आएगा वो आपका पीएनएल में जाएगा, और जो कैश फ्लो, जो पेमेंट रिसीव होगा उसको कैश फ्लो बोलेंगे। कैसे, एक एग्जांपल देने दीजिए, आपको पूरा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगा असेट का वो बैलेंस शीट में जाएगा। अभी आपको नाम से नहीं समझ में आएगा, अभी आप देखिए इस एग्जांपल को, फिर मैं आपको समझाता हूं। सर इंटर में या पहले तो हम लोग यही बोलते थे कि बॉन्ड को जितना में खरीदे तो बॉन्ड का कॉस्ट बन गया, फिर जितना इंटरेस्ट मिला वो पीएल में चला गया, और लास्ट में जो मैच्योरिटी में पैसा मिला उसका प्रॉफिट लॉस, मान लो आपने बॉन्ड में लगाए थे 120 रुपया, मिला 112 रुपया, तो 8 रुपया पीएनएल में चला जाता था। ये सिस्टम अब नहीं रहा। सीए फाइनल में इस तरह के बॉन्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखे जाते हैं, और ये है उसका अकाउंटिंग प्रोसेस। एग्जांपल में मैं समझाता हूं, देखो। मान लो ए लिमिटेड ने एक बॉन्ड परचेज किया, 1000 रुपया फेस वैल्यू का बॉन्ड था, 12% का रेट है, 3 साल का टेन्योर है, 1080 में परचेज किया। तो 1080 विल बी योर फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग विच इज योर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा, एंड ब्रोकरेज इज 15 रुपया, तो 1095।
1080 हमने सप्लायर को दिया, सेलर को, 15 रुपया ब्रोकरेज का लगा, तो 1095। द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। प्रीमियम आप जानते हो 1000 पे कैलकुलेट होता है, तो वापस हम लोगों को 1060 मिलेगा 3 साल बाद, और 3 साल तक हमको ब्याज मिलेगा 12% करके 1000 रुपया पे 120 रुपया। तो आप ये समझो कि आप सबसे पहले टेबल बनाना कि भाई 1095 इज माई आउटफ्लो मेरा लगा, 120 रुपया करके हमको 3 साल मिलेगा, और 1060 हमको थर्ड ईयर के एंड पे मिलेगा। तो दीज आर माई इनफ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, दिस इज माई आउटफ्लो फॉर द फर्स्ट डेट। ये लिस्ट बनाना पड़ता है। इन दोनों के बीच का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, वो निकालना है। वो मैंने सॉल्यूशन में लिख करके दे दिया 10%। अदरवाइज आपको ट्रायल एंड एरर करके इस इनफ्लो का पीवी निकाल के 1095 से इक्वल करना पड़ता है। वो आपने इंटर में सीखा होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया 10%। तो अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का सिस्टम कहता क्या है? वो बोलता है पहली बार 1095 में असेट लिखा जाएगा, फिर इंटरेस्ट इनकम टेबल से निकलेगा। जर्नल एंट्री थोड़ी देर के बाद दिखा रहा हूं, आओ देखो। पहले अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा सबसे पहले, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। 5 कॉलम का बनता है। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्ट किए 1095, इंटरेस्ट 10% करके, 12% नहीं, इफेक्टिव इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कॉलम बनेगा। तो 1095 का 10% 110, राउंड ऑफ कर दिया। पेमेंट हमको 120 रुपया मिला, क्लोजिंग बैलेंस इज 1085। कैसे? दिस प्लस दिस माइनस दिस। 1095 प्लस 110 माइनस 120 इज माई क्लोजिंग बैलेंस। 1085 से स्टार्ट किए, 10% 109 आया, राउंड ऑफ कर रहा हूं। 120 का पेमेंट मिला 1074। 1074 से स्टार्ट किए, 10% राउंडिंग ऑफ कर दिए, 120 का पेमेंट मिला 1060। लास्ट वाले इंटरेस्ट को ना इन दोनों को चेक करके राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। जैसे 1074 का 10% निकालेंगे तो 107 आ रहा था। हम लोग तो पैसा में लिखे नहीं, 107 आ रहा था, पर हम इन दोनों को मैच कराए ना कि 107 लिखूंगा, 120 अगर पेमेंट करूंगा तो मैंने पेमेंट मेरे को मिलेगा तो 1061 हो जाएगा, जबकि मेरे को 1060 तो पहले से मालूम था। तो इस 106 को हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। लास्ट वाले इंटरेस्ट को अमोर्टाइजेशन टेबल में बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो 1-2 रुपया का एरर रह जाता है। तो ऐसे करके एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। ओके, 5 कॉलम है, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। अब एंट्री कैसे होती है देखो। सबसे पहले फिनेंशियल असेट टू बैंक 1095, फिर ये 110 रुपीज, एक बार मैं मिटा देता हूं। ये 110 रुपीज अपना इनकम है। एंट्री देखो, असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, असेट का बैलेंस बढ़ गया। सर कैश मिलेगा तो 120 रुपया। हाँ, तो 120 रुपया जो कैश मिलेगा वो असेट से माइनस करेंगे। 110 रुपया आप पहले इंटरेस्ट इनकम में डाल दिए, 120 रुपया इंटरेस्ट इनकम नहीं है। इंटरेस्ट इनकम इज कंप्यूटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दैट इज व्हाट इंड AS 109 सेज, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड फाइनल का पढ़ाई। तो 1095 में आप असेट लिख लीजिए, 110 का इनकम हो गया, और 120 आपको पैसा मिला बैंक टू फिनेंशियल असेट। अब ये 3 एंट्री आप अगर करोगे ना तो फिनेंशियल असेट ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट में 1085 हो जाएगा। सोचो 1095 में आपने डेबिट किया, उसमें जोड़ा आपने 110 और माइनस किया आपने 120, तो फाइनल बैलेंस 1085 आ गया। दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोला जाता है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आप यहां पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी लिख सकते हो। ये बैलेंस शीट फिगर है, ये P&L के इनकम्स हैं, ये कैश फ्लो का रिसीट है। आइए जर्नल एंट्री सेकेंड ईयर का। अब 1085 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो है ऑलरेडी बुक्स में ब्रॉट डाउन। फिनेंशियल असेट टू इंटरेस्ट इनकम 109, बैंक टू फिनेंशियल असेट। फिर 106 का इनकम 120 मिला। अब आपके बैलेंस शीट में 1060 है, मैच्योरिटी का पैसा आपको बैंक कंपनी दे देगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल असेट, असेट खत्म। इस तरह से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के असेट का रिकॉर्डिंग होता है। इसमें कोई फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं है, नो FVTPL, नो FVTOCI। तो सर करना क्या पड़ता है? असेट को पहले रिकॉर्ड कर लो नॉर्मली जैसे रिकॉर्ड करते हो, प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसके बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर अप्रोच करके। उसके बाद असेट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी।
टेबल में इंटरेस्ट कॉलम में जो आएगा वो इंटरेस्ट इनकम है, पेमेंट कॉलम में कैश फ्लो है, अमोटाइज्ड कॉस्ट वाला कॉलम में बैलेंस शीट है। ऐसे करके अमोटाइज्ड कॉस्ट वाले असेट का रिकॉर्डिंग होता है। तो आज हमने तीनों एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई, अमोटाइज्ड कॉस्ट तीनों का अकाउंटिंग प्रोसेस सीख लिया। ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट का पंगा भी सीख लिया। आप बैठ करके और रिवीजन करते रहना एक दो बार। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत डिटेल्ड, बहुत जबरदस्त क्लास था। टेक वेरी गुड केयर। चलो, बाय बाय।